हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्नोत्तरी 2018 का जो पेपर हुआ था उसका कराने चल रहा हूँ साथी। आप लोग देखिएगा, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का 2018 का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? क्या है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मूल आधार कौन सी बोली होगी साथी? तो ब्रज होगी नहीं, उर्दू होगी नहीं, क्या होगी? खड़ी बोली। हिंदुस्तानी होगी नहीं, ठीक है। क्या होगी? खड़ी बोली। मानक हिंदी का मूल आधार, मूल आधार मतलब जड़, ठीक है। तो यह क्या है? खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पूछा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? नहीं है। इसमें भारती है, वीणा पाणी है, शारदा है, लेकिन भार्गवी नहीं है। क्या है? भार्गवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भिक्षुक में प्रत्यय, तो भिक्षुक क्या है? भिक्षुक में उक प्रत्यय है। कौन सा है? उक प्रत्यय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो इक होगा, ना तो अक होगा, ना तो उत होगा, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे भिक्ष धन उक, ठीक है। या भिक्ष धन उक, यही क्या है हमारा प्रत्यय। आपको अभी बता दे रहे, पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन उक हो जाएगा। क्या होगा साथी? उक होगा। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग यहीं पर देख लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? हमेशा आगे लगता है, हमेशा आगे लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? हमेशा पीछे लगता है। क्या होता है? पीछे लगता है। यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में पूछा है, तो प्रत्यय आपको पीछे जो लगा था उक, मैंने आपको बता दिया। लघु शब्द का विपरीतार्थक, लघु का विलोम पूछा है। क्या पूछा है? लघु का विलोम। क्या कहा है? लघु का विलोम। लघु का विलोम होगा दीर्घ। लघु का विलोम क्या होगा साथी? लघु का विलोम होगा दीर्घ, ठीक है। महान होगा नहीं, विशाल होगा नहीं, उत्तम होगा नहीं। सी ऑप्शन सही है। अगला है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? जैसे आप यहाँ पर ऐसे धन की तरह चिन्ह बना दिए, तो इसको बोलेंगे उत्तर, इसको कहेंगे दक्षिण, इसको कहेंगे पूरब, इसको कहेंगे पश्चिम। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, बीच की दिशा यह दिशा क्या कहलाएगी? तो इसको कहेंगे ईशान। क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे। क्या कहेंगे? ईशान। उत्तर और पूरब की दिशा के बीच को क्या बोलेंगे? ईशान कहेंगे, ठीक है। ईशान ऑप्शन सही हो जाएगा। वायव्य होता है क्या? वायव्य होता है, आपको बता दे रहा हूं, वायव्य उत्तर और पश्चिम के बीच की, क्या कहते हैं? वायव्य, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन अत लघुत्तरी। अत लघुत्तरी में छठा क्वेश्चन, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो भैया कोकिल और कूप का, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव पूछा है। क्या कहा है? तद्भव। तो कोकिल, कोकिल का तद्भव होगा कोयल। क्या होगा? कोयल। कूप का होगा कुआं। क्या होगा? कुआं। कोकिल कोयल को कहते हैं, या कोकिल क्या है और कूप क्या है? तो यह दोनों क्या हैं? ये दोनों तत्सम हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तत्सम हैं। और यह दोनों क्या हैं? तद्भव हैं। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। प्र और सु उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द लिखना है। तो देखिए, प्र लगाएंगे तो प्र में हार जोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रहार। प्र में दान जोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रदान। सु में योग जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुयोग्य। सु में कर्म जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुकर्म। ठीक है, दो दो शब्द लिखने के लिए कहा था। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखना है। समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द लिखना है। समुद्र का क्या क्या होता है? जलधि, सिंधु, पयोधि, नदीश, उदधि, वारधि, नीरधि, सागर आदि। ये सब क्या हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें 4 पूछा है तो ज़्यादा इसमें बताया गया है। कितना? 2, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, कितना बताया गया साथी? 8। उसका 2 गुना ज़्यादा, मतलब 4 का 2 गुना 8। ठीक है, समुद्र के शब्द के पर्यायवाची आपको पता चल गए होंगे। आप चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। एक दंत में होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा? एक दंत में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। एक दंत भैया अर्थात है किसको? गणेश जी को। ठीक है, नील कमल, नील कमल में क्या होगा? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, चलते हैं, दोनों समास के बारे में आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन 10वां, खाने के दांत और दिखाने के और। खाने के दांत और दिखाने के दांत, दिखाने के और, कहने का मतलब खाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। इस कहावत, इस लोकोक्ति, जो कहावतें हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। खाने के दांत और दिखाने के और। तो खाने के दांत और दिखाने के दांत और में इसका अर्थ क्या होगा? कथनी और करनी में क्या होगा? अंतर। क्या होगा साथी? कथनी और करनी में अंतर। ठीक है, कथनी करनी में क्या होगा? अंतर होगा। इसका वाक्य प्रयोग, नेता लोग लोगों की सहायता के लिए बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। झूठी दिलासा जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? आश्वासन का मतलब झूठी दिलासा। और अवसर आने पर गायब हो जाते हैं। उनका हाल खाने के दांत और दिखाने के और जैसा ही होता है। ठीक है, चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 11 है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए।
इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। कौन है? कबीर दास जी हैं साथी। मैं एक बार इसको पुनः पढ़ के बताता हूं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर दास है। कौन है साथी? कबीर दास जी। ठीक है, आपको अभी ले चलते दिखाते हैं कि इसमें कबीर दास ही दिया गया होगा। ठीक है साथी, ऐसे ही आप लोग देखिएगा। देखिए कबीर दास जी हैं। कौन है? कबीर दास जी हैं। आंसर में यहाँ बताया भी गया है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, लेकिन उसमें क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न है। कौन है? शॉर्ट आंसर। वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। वियोग श्रृंगार आप देखिए, जहां नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो। क्या हो? वियोग श्रृंगार पूछा है। जहां नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो अथवा विरह का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या है साथी? रति है। क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, आपको यहीं पर मैं बताता हूं। देखिए, आपके पेपर में वियोग श्रृंगार पूछा है, लेकिन मैं श्रृंगार के बारे में यहीं पर आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, एक होता है संयोग। क्या होता है साथी? संयोग श्रृंगार। एक होता है क्या? वियोग। क्या होता है? वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग में क्या है? इस संयोग में क्या है? वियोग में क्या है? संयोग में होता है नायक नायिका का मिलन। क्या होता है? मिलन। क्या होता है साथी? मिलन होता है। ठीक है, और वियोग में क्या होता है? अलगाव। क्या होता है? अलगाव, दूरियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यह श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग। आपसे पूछा है कि वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो इसकी परिभाषा आपको बता दी गई। इसका एग्जाम्पल है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, यह क्या है? वियोग श्रृंगार है। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार है। आइए साथी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों, तो वह क्या होता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। नोट, संयुक्त वाक्य निम्न शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? निम्न शब्दों के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे आपको शब्द बताते हैं, और, परंतु, इसलिए। ये शब्द क्या है? ये शब्द संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। मैं बहुत बीमार था, इसलिए ऑफिस नहीं गया। मैं बहुत बीमार था, इसलिए देखिए आ गया। क्या आया? इसलिए ऑफिस नहीं गया। तो यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में आपको बता दिए कि और, परंतु, किंतु, इसलिए, ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है,
चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना है साथी। आप लोग इसमें देखिए, तो राष्ट्रीय पर्व में हमारा 3 होता है। कौन कौन होता है? 3। आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय पर्व, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व में क्या है? देखिए 3 मैंने आपको बताया। तीनों में एक होता है 26 जनवरी। क्या है? एक 26 जनवरी, दूसरा है 15 अगस्त, ठीक, तीसरा है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। बात समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के बारे में बताता हूं। हमारा देश भारत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे तो लिखना शुरू करेंगे कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह दिन भारत का गणतंत्र दिवस कहलाया। भारत इस संविधान के अनुसार गणराज्य घोषित किया गया और तभी से क्या होता है? 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। 1930 में रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। कब? सन 1930 में। कहाँ? किस नदी के? तो भैया लाहौर में। किस नदी किनारे? रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके 15वां क्वेश्चन है क्या? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न सूचक चिन्ह एक विराम चिन्ह है। क्या है? एक या विराम चिन्ह है। क्या है? एक विराम चिन्ह है। इसका सिंबल मैं आपको बताता हूं। प्रश्न सूचक चिन्ह का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो आपको बताता हूं साथी कि प्रश्न सूचक चिन्ह एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में किया जाता है। किसमें? प्रश्नवाची वाक्यों के, ठीक है, जैसे क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब चीजें। ठीक है, क्या, कहाँ, क्या। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया है साथी, क्या दिया है? एग्जाम्पल में दिया है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ भी देखिए लगा हुआ है। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले
श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? श्रव्य मतलब जिसमें हमको सुनाई दे, और दृश्य मतलब होता है जिससे हमको क्या हो, कोई चीज दिखाई दे। ठीक है, श्रव्य और दृश्य। ठीक है साथी, शिक्षण में श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री के बारे में आप समझिए। देखिए, ऐसे साधन जिनका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है, शिक्षण प्रणाली को रोचक बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, प्रभावशाली इफेक्टिव होती है, बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग किया जाता है। इनकी निम्न उपयोगिता है। ठीक है, पहला, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, क्योंकि यह साधन बच्चों के आंख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को क्या करते हैं, सार्थक बनाते हैं। सीखने को क्या करते हैं, सार्थक बनाते हैं। अगला पॉइंट है साथी, ये साधन पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में क्या करते हैं, प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा, ये साधन बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नवीन सूचना, नवीन मतलब नया एकदम, संबंधी ज्ञान प्रदान कर उसमें नए अनुभवों का संचार करता है। चौथा है, ये साधन चलचित्र होते हैं, टीवी सिस्टम, लेजर प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो, मल्टीमीडिया आदि के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को गतिशील बनाया जाता है। ठीक है, इन प्रकार के जो आपको अभी बताए हैं हम, क्या कि चलचित्र, टीवी सिस्टम, लेजर प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो, मल्टीमीडिया आदि के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को गतिशील बनाता है। ठीक है, नोट में देखिए, नोट में क्या दिया है साथी, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का अन्य प्रयोजन शिक्षण को प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली, रोचक, अस्थायी और अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब कंठस्थ कर देता, आप उसको देख करके सुन करके समझते हैं तो वह भूलता नहीं है। जैसे कोई लड़का है, छोटा बच्चा कार्टून देख लेता है, तो कार्टून को देखे हुए उसमें जितने भी चलचित्र में चले हुए चित्र होते हैं, उसके दिमाग के बच्चे के दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है। तो वह खुद जब स्वयं अकेले खेलता है तो उसी तरीके से कार्टून में जैसे वह कुछ बनाता था, पहले वो देखा था, तो वैसे वो खुद स्वयं बनाने का प्रयास करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, उनको प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण इफेक्टिव हो जाता है, रोचकता पैदा होती है उस बच्चे में, अस्थायित्वपन का विकास होता है, अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण लिखिए। क्रिया, क्रिया एक भाषात्मक इकाई है। क्रिया कैसी इकाई है, क्रिया एक भाषात्मक इकाई है जो किसी कार्य का वर्णन करती है। यह शब्द भाषा की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वाक्यों में कार्य, स्थिति या गुण को प्रकट करने का कार्य करता है। क्रिया वाक्य की आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है, क्रिया वाक्य की कैसी इकाई है, तो आधारभूत इकाई जो भाषा को जीवंत बनाती है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। दौड़ना क्रिया है, खाना, सोना, बोलना, हंसना, जाओ, पढ़ो, लिखो, चलो, ये सब क्या है, क्रिया हैं। ठीक है, हंसना, बोलना, सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। चलिए अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करके बताते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। देखिए आपको बताए हैं अभी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, इसके पहले जो क्वेश्चन बता रहे थे, इसमें क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अवयव होते हैं। दोनों ही शब्दों क्या होते हैं, अवयव होते हैं, परंतु उनमें विशिष्ट अंतर क्या होता है, अब आप देखिए। ठीक है, विशिष्ट अंतर आता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय।
उपसर्ग शब्द के मूल शब्द, उपसर्ग शब्द के मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग क्या होता है? कोई शब्द उस शब्द के क्या होता है? पहले जोड़े जाते हैं ताकि उसका अर्थ परिवर्तित हो सके। प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, पीछे जोड़े जाते हैं, ठीक है, ताकि उसका व्याकरणिक या सांदर्भिक अर्थ बदला जा सके। अगला पॉइंट है उपसर्ग में, दूसरा पॉइंट, उपसर्ग बड़े परिवर्तन के साथ नए शब्द बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट प्रत्यय का है। प्रत्यय आमतौर पर मौजूद शब्द को विभिन्न संदर्भों में उपयुक्त बनाने के लिए उपयोग होते हैं। अगला पॉइंट है साथी तीसरा, उपसर्ग शब्द क्रिया या स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। प्रत्यय शब्द को शब्द के विशिष्ट गुण या विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। ठीक है साथियों, अब की क्लास यहीं तक। आज आपका 2018 का यह पेपर जो आपको बताए थे साथी कंप्लीट हो गया। और ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए। मैं आपको हर ईयर का क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे डीएलएड के जितने भाई और बहन हैं उनको इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर कोई छूटेगा तो समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन पेपर में जो मिलने के चांसेस हैं वो सब क्या होंगे? उनसे छूट जाएंगे। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग समय रहते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको सारी चीज़ निःशुल्क एकदम सिस्टमेटिक ढंग से औपचारिक तरीके से पूरा चीज़ कराने का प्रयास किया जा रहा है। आपका कंटेंट कराया जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं प्रश्नोत्तरी करा ही रहा हूँ। आपको प्रश्नोत्तरी कराने हर सब्जेक्ट कराने के बाद में आपको और राजन सीरीज, पवन सीरीज, मतलब पूरा आपको एकदम ब्रह्मास्त्र आपके दिलो दिमाग में, जहन में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आप परीक्षा में जाइए, देखिए साथी एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, बस अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और जितने साथी इसमें जुड़ेंगे वही मेरे लिए क्या होगा, एक सकारात्मक एनर्जी मिलेगी साथी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।